Namaste. Welcome to part 2 of History of Ideas, Masters, ओशो द सॉन्ग ऑफ सेलिब्रेशन। अब तक हमने पार्ट 1 में जाना कि ओशो की लाइफ कैसी रही और कौन से लोग जुड़े। हमारे जो स्पीकर हैं, गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर हिमांशु वैद्या, उनका कैसे परिचय हुआ, इस ओशो की विचारधारा से वो किस तरीके से जुड़े, इसको आगे चर्चा में लेके जाते हुए सर, ऐसे कौन से उनके डिस्कोर्सेज रहे हैं जो आम जनसाधारण तक पहुंच पाए या नहीं पहुंच पाए? उनमें क्या कवर किया उन्होंने? उनके जो डिस्कोर्सेस थे वो थीमेटिक कम होते थे। जैसे कि उन्होंने अवेयरनेस के ऊपर कुछ कहा हो या कुंडलिनी के ऊपर कुछ कहा हो, ऐसे डिस्कोर्सेस कम थे। लेकिन ऐसा नहीं थे कि बहुत ज्यादा थे। लेकिन जो दूसरे स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं और उनकी जो किताबें हैं उस पर डिस्कोर्सेस, सो वो बरसों तक वो डिस्कोर्सेस देते रहे। और जैसे लाओ त्सु है या महावीर है या भगवत गीता है, इस तरह के वो कोई भी स्पिरिचुअल मास्टर या वो कोई भी स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर को लेकर उस पर वो एक्सप्लेनेशन और कमेंट्री करते थे। तो ये उनके डिस्कोर्स का मेन पार्ट रहता था। और इसलिए उनका जो कवरेज है वो है स्पिरिचुअलिटी। बाय एंड लार्ज ही हैज कवर्ड अ ग्रेट नंबर ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर्स। तो उनका जो कवरेज था वो एसेंशियली स्पिरिचुअल था, स्पिरिचुअल मास्टर्स एंड स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर्स। उनका उस तरह का, हालांकि वो एकेडमिक थे प्रोफेशन से, लेकिन उस तरह का एकेडमिक ओरिएंटेशन नहीं था कि एक थीम को पकड़े और किसने क्या कहा है और मैं क्या कहता हूं उस तरह की बात कहे। जी, वो कम था उनके अंदर, लेकिन एक फ्री फ्लोइंग कमेंट्री वो ज्यादा थी। तो ये उनका बाय एंड लार्ज रहता था। उनके लाओ त्सु के ऊपर काफी अच्छे लेक्चर्स हैं, तंत्र के ऊपर काफी अच्छे लेक्चर्स हैं। फिर जितने भी इंडिया के स्पिरिचुअल मास्टर्स हुए, चाहे कृष्ण हो या पतंजलि हो, सबके ऊपर उनके लेक्चर्स। सो फॉर इयर्स ही स्पोक, सो ही हैज कवर्ड प्रैक्टिकली अ लार्ज एरिया ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तो उसमें काफी लोग ऐसे थे जिनके बारे में पहले किसी ने नहीं सुना था, और ओशो से पढ़ के ही फिर शायद उन्होंने ओरिजिनल में पढ़ा हो। और उनका जो लेक्चर होता था, इट यूज टू बी अ फ्री फ्लो। काफी सारे जोक्स होते थे, जी, काफी सारा आइकोनोक्लास्टिक क्रिटिसिज्म होता था किसी का। और हिंदी बहुत अच्छी बोलते थे, ओरेटरी बहुत अच्छी थी, बहुत इंटरेस्टिंग बना के बोलते थे। बाद में इंग्लिश में देने लगे तो इंग्लिश भी बहुत अच्छी बोलते थे। So he was a very good orator, very good. He used to know how to cut good words, how to be impressive, how to pierce into somebody, that somebody gets interested, influenced, and listens. So that used to be the flavor of his talks. So he would pick up, let us say, Lao Tzu and go on for 1 week on Lao Tzu, something of that type. So he was there. Now, the discourses got converted to books. उन्होंने डायरेक्टली लिखी नहीं। उनके जो डिस्कोर्सेस थे वही फिर उनके जो डिसाइपल्स थे उन्होंने उसको एडिट करके, परमिशन लेके, उनके साथ डिस्कस करके शायद वो लिखा होगा। तो डिस्कोर्सेस जो है वही बुक्स के फॉर्म में आगे पब्लिश हुए हैं। और एक उनका आउटपुट था बुक्स। पहला कोर आउटपुट था वीडियो लेक्चर्स, जो ऑडियो में भी फिर दिया जाता था। पहले ऑडियो में कैसेट्स दिखती थी उनकी, डिस्ट्रीब्यूट भी होती थी। उसके बाद वीडियो लेक्चर्स आए, फिर उनका बुक्स पे कन्वर्जन हुआ। और अभी तो ऑफ कोर्स जो भी कॉपीराइट रखता है उनके पास वो वीडियोस अभी भी है। जी, और बुक्स के अलावा एक उनका जो बहुत ही अच्छा आउटकम था, दैट यूज्ड टू बी द मेडिटेटिव टेक्निक्स, व्हिच इज लेस नोन। मोस्ट पीपल नो हिम बाय हिज बुक्स और वीडियो लेक्चर्स, लेकिन एक्चुअली जो डीपर वर्क है वो है मेडिटेटिव टेक्निक्स। और वो भी उन्होंने खुद अपने आप पे एक्सपेरिमेंट करके, सब जगह से सीख के, खुद इन्वेंट करके बहुत ही बड़ी रेंज की मेडिटेटिव टेक्निक्स
इन्वेंट की है. सो दैट वाज सेकंड आउटपुट ऑफ मेडिटेटिव टेक्निक्स. तो उनके डिस्कोर्सेस भी हैं और मेडिटेटिव टेक्निक्स भी हैं. बोथ आर ग्रेट कंट्रीब्यूशंस, वेरी इनोवेटिव, वेरी ओरिजिनल, वेरी फ्रेश, प्लेजेंट एंड ज्यूसी. तो क्या ओशो कभी कुछ ऐसा कहते थे जो सही ना हो? क्या उनके स्वयं के ज्ञान की सीमाएं थी? हाँ, हर आदमी की तरह उनकी भी सीमाएं थी. काफी कुछ वो कहते थे जो सही नहीं था, और उनका नॉलेज भी लिमिटेड था काफी एरियाज में. अब ये बातें जो है वो उनके डिसाइपल्स एक्सेप्ट करना तो दूर की बात है, शायद सुन भी ना पाए. लेकिन ओशो खुद कहते थे कि आई एम नॉट परफेक्ट, और वो सही है, कोई आदमी परफेक्ट नहीं हो सकता और कोई आदमी ओमनीपोटेंट नहीं हो सकता. सो वंस यू से कि यू आर नॉट ओमनीपोटेंट, तो आपकी कमियां तो रहेगी. तो ओशो की भी कमियां थी, कई तरीके से थी. और एक तरीके से ये थी कि एक प्रॉब्लम इंडिया में बरसों से है जो आज भी चल रहा है, और वो प्रॉब्लम ये है कि स्पिरिचुअल मास्टर, मिस्टिक, इंटेलेक्चुअल और एक्सपर्ट, ये चारों के बीच का फर्क हमारे यहाँ कोई समझता ही नहीं है. ना लोग समझते हैं, ना स्पिरिचुअल मास्टर समझते हैं. तो एक बार कोई स्पिरिचुअल मास्टर बन जाता है तो उसको लगता है कि मैं इंटेलेक्चुअल भी हूँ, मैं मिस्टिक भी हूँ, और मैं एक्सपर्ट भी हूँ. तो वो एरियाज जहाँ पे कोई बिल्कुल ट्रेनिंग नहीं होती है, वहां भी ये लोग एक्सपर्ट बन के घुस जाते हैं. जैसे मैंने देखा था, एक किसी का अभी नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन एक बहुत ही पॉपुलर स्पिरिचुअल गुरु है. ही वॉज गिविंग अ लेक्चर ऑन एनालाइजिंग ड्रीम्स. अब ड्रीम एनालिसिस तो साइको एनालिसिस के अंदर एक स्पेशलिटी है, जैसे ऑर्थोपेडिक्स मेडिसिन में स्पेशलिटी है. अब आप बिना ट्रेनिंग के उस एरिया में घुस के ज्ञान देना शुरू करोगे तो मतलब यू आर मेकिंग अ स्पेक्टेकल ऑफ योरसेल्फ. तो वो इंडियन मास्टर्स को ध्यान में आता ही नहीं कि हम लोग ना तो एक्सपर्ट हैं, ना तो हम लोग इंटेलेक्चुअल है. फिर हो भी सकता है इंटेलेक्चुअल, जैसे ओशो के केस में थे. ओशो गुरु भी, स्पिरिचुअल मास्टर भी थे, मिस्टिक भी थे, इंटेलेक्चुअल भी थे, लेकिन वो एक्सपर्ट नहीं थे. उसके लिए एजुकेशन और ट्रेनिंग चाहिए लंबे समय की. पर वो क्या, वो मानने लगते हैं कि हम सब कुछ है, तो उसमें भी घुस जाते हैं. जैसे फ्रॉइड के बारे में कई बातें ओशो ने कही थी, जो अगर कोई भी फ्रॉइड को डीपली किसी ने बरसों तक पढ़ा है तो उसको पता है कि ये बकवास है, ये बेकार है. कि ओशो का खुद का नॉलेज ही लिमिटेड था. वैसे ही ड्रीम एनालिसिस के बारे में कही है. एक और बात थी कि ओशो वुड नेवर होल्ड टू द प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी. हम्म। आज कुछ कहते थे, कल कुछ कहते थे, क्योंकि कंसिस्टेंसी निकालने के लिए एक डीपर लेवल ऑफ इंक्वायरी और हार्मनी चाहिए. उसका एस्केप रूट ये है कि कंसिस्टेंसी इंटेलेक्चुअल में होती है, मिस्टिक तो हमेशा अपने आप कॉन्ट्रेडिक्ट करता है. अब ये बात सही है, पर उसका रीजन ये है कि मिस्टिक के पास वो इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो कंसिस्टेंसी जनरेट करे. वो कोई वर्च्यू नहीं है, वो तो एक कंपल्सन है उसके पास. मिस्टिक अगर कंसिस्टेंसी नहीं जनरेट कर पाता है और कॉन्ट्रेडिक्शंस की बातें करता है, वो इसलिए क्योंकि उसके पास वो इंटेलेक्चुअल लिमिटेशन है उसकी. ये कोई वर्च्यू नहीं है उसका. राइट। तो अब कंपल्शन को आप वर्च्यू बना के मार्केटिंग शुरू कर दो, ये वो वाली बात हो जाती है कि उनकी जो लिमिटेशन थी कि डीपर लेवल पे कंसिस्टेंसी न जनरेट कर पाना और फिर उस कॉन्ट्रेडिक्शन को सेलिब्रेट करना, ये कह के कि the mystics and the spiritual masters are always contradictory. If you are consistent, you are only an intellectual, you are not to the level of a mystic or a spiritual master. ये अपने आप में गलत बात है. एक पहली प्रॉब्लम है. सो पहली प्रॉब्लम मैंने कहा कि जो सब्जेक्ट्स के बारे में उन्होंने कमेंट करना शुरू किया, साइको एनालिसिस के बारे में, साइकोथेरेपी के बारे में, तो उसमें तो ऑब्वियसली ही हैड सीवियर लिमिटेशंस ऑफ नॉलेज, और कई बातें जो उन्होंने कही थी वो गलत. दूसरा है ये मैंने जो कहा कि कंसिस्टेंसी न जनरेट कर पाना. लाओ त्जू को समझाते हुए कुछ कहना, महावीर को समझाते हुए कुछ कहना, कृष्ण को समझाते हुए कुछ कहना, और फिर सबको कंसिस्टेंटली
हार्मोनाइज ना कर पाना, ये सेकंड लिमिटेशन थी। तीसरी लिमिटेशन थी उनकी विथ रिगार्ड टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी। ही वेंट इन फॉर नो मैरिज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी, और उसमें प्रॉब्लम्स इतने सारे हुए कि वी नो कि while the marriage system is not the only system and not compatible with everyone, but one good part about it is it's a sustainable system कि पिछले 10-15 हजार साल से ह्यूमन रेस सस्टेन हुई है। लेकिन अगर आप वेस्ट में देखो, जहां पे मैरिज सिस्टम को गुड बाय करके जो लिबरल सिस्टम एडॉप्ट किया है, 30 साल के अंदर तो ये सिचुएशन आ जाती है कि आपको वर्कर बाहर से इंपोर्ट करने पड़ते हैं, आपको इमिग्रेशन प्रोग्राम्स बनाने पड़ते हैं, इमिग्रेशन मिनिस्टर खड़ा करना पड़ता है। तो वो सस्टेनेबल नहीं है, वो रेस ही सस्टेन नहीं कर सकती, वो तो पूरी रेस खत्म हो जाएगी। तो ये जो चीज है कि मैरिज सिस्टम में 50 खराब चीजें हैं लेकिन सस्टेनेबिलिटी है, और आपका जो मॉडल है उसमें 50 अच्छी चीजें लेकिन सस्टेनेबिलिटी नहीं है। तो इन दोनों को कैसे हार्मोनाइज किया जाए, कौन से दूसरे ऑप्शंस निकाले जाए, इन दोनों के बीच में कोई ऑप्शन हो, या दोनों को साथ में रख के हो कि कुछ लोग यहाँ रहे कुछ लोग वहां रहे। तो वो जो सस्टेनेबल ऑर्गेनाइजेशन, वो उनकी टीचिंग्स में से आता नहीं है, और वो हम उनके कॉम्यून में भी देखते हैं कि उनके जाने के बाद कॉम्यून की क्या हालत हुई। हम्म। वो खुद भी कहते थे कि he used to say कि organization with a leader is like a lamp in the room. When the leader is no more, it is the room without the lamp. तो वो बात तो सही है। और उनके लाइफ टाइम में वो ट्रेन भी नहीं कर पाए इस तरह से लोगों को कि को सस्टेन करे। इससे ज्यादातर ट्रेडिशंस यू विल सी कि 5वीं 7वीं जनरेशन खत्म होती है, ये तो पहली जनरेशन भी खत्म हो गई। ओशो गए और पहली जनरेशन ऑफ डिसाइपल्स है उसी में खत्म हो गया है तो सब कुछ। सो ऑब्वियसली वो उनका ट्रेनिंग, उनका जो भी उन्होंने सीखा, जो भी किया, उसका शेल्फ लाइफ बहुत ही कम था। was not robust enough to endure for a long time. क्योंकि ये जो 21 लोग चला रहे थे ये बरसों से उनके पास थे, ऐसा नहीं था कि टाइम नहीं था ट्रेन करने का। So obviously there was something wrong with the system. The people who have been there for years still have these problems. तो सस्टेनेबिलिटी में मेजर प्रॉब्लम था। आप उनके फेलियर्स देख सकते हो, जो मैंने पहले भी कहा था कि भारत के जलते प्रश्न के टाइम के उनके फेलियर्स टू डू समथिंग रिवॉल्यूशनरी इन सोसाइटी नेवर टुक ऑफ। To help people in small batches in spiritual meditations did not give very good results. Oregon experiment did not last very long. Had to enter into a plea bargain to save himself. और एक और भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट था कि कई लोगों ने कंप्लेंट भी की थी कि उनका बिहेवियर इक्वल और फेयर नहीं था, और कई बार बहुत ही नार्सिसिस्टिक और डोमिनेटिंग था, कई बार एक्सप्लॉइटेटिव भी था, कई बार पार्शियल भी था। और एक और प्रॉब्लम था कि जब वो ओरेगॉन गए तो जो लोगों के पास ओरेगॉन जाने के पैसे नहीं थे और जो पुणे में थे, जो सब कुछ छोड़ के पुणे में आए थे मास्टर के लिए और कॉम्यून के लिए, और मास्टर और कॉम्यून ही चला गया यूएसए, और जिनके पास पैसे नहीं थे उनका क्या हुआ? उनकी तो बहुत ही बुरी हालत है, बिकॉज वो लोग तो अपना जॉब, अपना घर वर, फैमिली सब कुछ छोड़ के यहाँ पे आए थे, वो तो कहीं के भी नहीं रहे। क्योंकि जब ओशो चले गए और कॉम्यून वाले लोग चले गए तो यहाँ पे तो खाली वो लैंड बचा जो कॉम्यून था पहले, और कुछ दो चार केयर टेकर्स बचे। तो जो लोग नहीं जा पाए ओरेगॉन, उनका क्या हुआ? वो तो कहीं के भी नहीं रहे। और उनमें से कईयों को तो फिर बहुत ही बुरे काम करने पड़े अपने आप को सर्वाइव करवाने के लिए, because many of them got used to this lifestyle, many of them fell into drugs, many of them had nobody to go because they cut off their ties with the families. So वो भी एक ट्रेजिक बात थी कि जो लोग यहाँ पे रह गए, जो जिनके पास पैसे नहीं थे ओरेगॉन जाने के, उनकी भी बहुत बुरी हालत हुई।
सो ये था, लेकिन एक बात तो है कि चाहे जितने भी फेलियर्स हो, कुछ चीजें थी कि जो उनके अंदर बहुत ही अच्छी थी। एक वो एनलाइटन थे, दूसरा वो जीनियस थे, और तीसरा उनके पास एक बहुत ही ओरिजिनल तरीका था लाइफ को देखने का और सेलिब्रेट करने का। इतना सेलिब्रेटरी आदमी शायद ही कोई पिछली सदी में हुआ हो, या कई सदियों में हुआ। आई नॉट सीन एनीबॉडी सो मच इनटू सेलिब्रेशन like he was, and somebody who lives it out, not just in expresses in art or any creativity, but actually lives it out 24/7. तो वो था। और एक उन्होंने जो मॉडल दिया था कम्युन का, इट इज वन गुड मॉडल ऑफ सोसाइटी, नॉट द ओनली मॉडल, नॉट द सस्टेनेबल मॉडल। बट जब भी हम एक कल्चरल प्लुरलिज्म की तरफ जाएंगे और 4-5 मॉडल्स बनाएंगे सोसाइटी के और कहेंगे जिसको जो कंपेटिबल है वो वहां जाए, तो उसमें से एक मॉडल इनका जरूर होगा जो। So he has provided one component for future cultural organization. Whenever that happens, this will be one reference model, one very good model. I call that model the poetic society. The poetic society. The poetic society. Not sustainable, not capable of withstanding very difficult times, very difficult challenges, but good for people who are of a particular temperament. The spiritually oriented, the artistically oriented, those who want juice in life are not looking forward to sustainability and want to live life, जैसे वो कहते थे, burn the candle at both the ends. So ये एक था कि despite all of his limitations, there is no question of not looking up to him as a genius and what he did. So when you talk about ओशो की enlightenment को लेके उनका पर्पस था कि enlightenment होनी चाहिए with all the riches of the world, बुद्धा, the Zorba. तो ओशो डिस्कोर्सेस का अगर यही सेंट्रिक वर्जन था कि जो भी लोग हैं वो एनलाइटनमेंट की तरफ जाए, तो क्या क्या थी एनलाइटनमेंट ओशो के लिए? इज इट द सेम एनलाइटनमेंट विच इससे पहले बुद्धा ने मेंशन किया है, महावीर ने मेंशन किया है, कृष्ण ने मेंशन? इज इट द सेम एनलाइटनमेंट या इनकी अपनी कोई अलग डेफिनेशन थी एनलाइटनमेंट की? It's a very good question because that is center of the whole of Osho discourse, Osho philosophy, everything. Because central goal of everything that he said and did was enlightenment. और ओशो के लिए एनलाइटनमेंट का मतलब था a state of no thought, a state of high awareness, a state of harmony, a state of bliss, and a state of complete emptiness inside. ये उनका था। अब उनका कहना था कि जितने भी स्पिरिचुअल मास्टर्स हुए हैं और जितनी भी ट्रेडिशंस है, सब में एंड गोल जो सबको मिला है वो यही। और इसलिए जितने भी स्क्रिप्चर्स है, जितने भी ग्रेट मास्टर्स है, उन्होंने जो भी कहा है, लिखा है, जितनी भी रिचुअल्स है, प्रैक्टिसेस है, दे आर ओनली डिफरेंट मीन्स टू गेट टू दिस गोल स्टेट, कि फाइनली यही आना है। ये उनका मानना था। अब यहां पर एक प्रॉब्लम है कि एक्चुअली अलग अलग लोगों को जिस तरह के स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हुए हैं, जिसको उन्होंने एनलाइटनमेंट कहा है, वो एक चीज नहीं है। हमने पहले भी डिस्कस किया था एफएक्यू एनलाइटनमेंट में जी, कि कितने अलग अलग स्टेट्स को लोगों ने एनलाइटनमेंट का नाम दिया है। तो अगर आप देखें ओशो का स्टेट, तो जब भी हमने डिस्क्राइब किया हो, अगर आप शंकराचार्य के अद्वैत का स्टेट देखते हो एनलाइटनमेंट का, तो वो कहते हैं ओशियानिक वननेस विद एग्जिस्टेंस, ब्रह्म में लीन हो जाना। वो काफी अलग है जो ओशो कहते हैं उससे। अगर आप बुद्ध का देखते हो तो इट्स ऑल नेगेटिव एब्सोल्यूट। उसमें देयर इज अ कंप्लीट void, not emptiness inside, but a complete void
even in the consciousness. और अगर आप कैवल्य को देखते हो तो इट्स जस्ट प्योर अवेयरनेस. दे डोंट इवन टॉक अबाउट ब्लिस और द ऑब्जर्वर ऑब्जर्विंग एनीथिंग. और अगर आप श्री अरबिंदो के सिस्टम को लेते हो तो इट्स अ 4 स्टेप प्रोसेस. कि पहला स्टेप है जो ओशो कहते हैं नो थॉट, स्टेट ऑफ नो थॉट, अवेयरनेस, ब्लिस. ये पहला स्टेप है. दूसरा स्टेप है एक्सपीरियंस ऑफ द साइकिक डीप इनसाइड द चेस्ट, जिसको वो लोग जीवात्मा कहते हैं. तीसरा स्टेप है ओशियानिक वननेस विद एवरीवन, जो शंकराचार्य अद्वैत में कहते हैं. और चौथा स्टेप है टू क्लाइंब स्लोली द रेंजेस above the mind and bring those ranges down so that they become our 24/7 reality. And with those bringing them down, the descent, the powers automatically come, the purification automatically happens. So एनलाइटनमेंट के ऊपर इतने लोगों ने अलग अलग कहा है. जो ओशो कहते हैं कि सब यही कह रहे हैं, वो वैसी बात नहीं. वो ओशो के खुद के लिमिटेशंस थे कि एनलाइटनमेंट का स्टेट एक स्टेट नहीं है, बहुत सारे अलग अलग स्टेट को एक नाम दिया गया है. एक्चुअली अलग अलग नाम देने चाहिए, E1, E2, E3 करके. और जब भी स्पिरिचुअल साइकोलॉजी डेवलप होगी यही होगा कि यू विल स्टडी इट डीपर कि कौन से लोगों के लिए कौन सा स्टेट है, क्या यही स्टेट है. और फिर बात आती है कि सबसे ऊपर कौन सा है इनमें से. हो सकता है कोई भी ना हो सकता है ये सीरीज में हो सकता है अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज फाइनल हो. तो ये ओपन क्वेश्चंस को प्री मैच्योरली फोरक्लोज करना और कंक्लूड कर लेना कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वही एक स्टेट है जो सब लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, यही एक गोल है, दूसरा कुछ हो नहीं सकता है. ये ओशो की अपनी लिमिटेशंस थी. तो ये ओशो का बेसिक कंसेप्चुअलाइजेशन था एनलाइटनमेंट का, जिसमें अवेयरनेस, ऑब्जर्वेशन और गैप्स इन थॉट्स, अ स्टेट ऑफ माइक्रो स्टेट ऑफ नो थॉट, वो दे वर लॉन्चिंग पैड्स टू मूव इनटू द फुल स्टेट ऑफ एनलाइटनमेंट. और जो मेडिटेटिव टेक्निक्स थी या इवन यूज ऑफ सेक्सुअलिटी था, that was primarily to find those gaps in thoughts, those micro states of enlightenment from where one could catapult into the real full state of enlightenment. तो ये बात थी. लेकिन लास्ट में मेरे ख्याल से he did have a doubt with regard to Sri Aurobindo, but he put it aside. ऐसा मुझे लगता है. एक दो जगह उन्होंने जब बातें की थी तो ऐसा लगा था कि कहीं पे एक डाउट आया है कि maybe what Sri Aurobindo says is different and maybe it is true, but फिर he brushed it aside. So that is about his ideas of enlightenment. और एक और बात थी, वो खुद कहते थे there is a path of yes and path of no, the path of liberation and the path of transformation. So although you used to talk about the path of transformation as being his path, the path of Buddha and so, but most of his techniques actually are loaded to be techniques of liberation rather than transformation. So ये भी एक important comment है कि for transformation he did not really create techniques, at least not that I have seen. So ये कुछ comments है on this idea of enlightenment and the flavor of techniques he generated. तो जब वो टेक्निक्स की बात करते हैं कि ये सब टेक्निक्स का इस्तेमाल करके हम अपने आप को लिबरेट कर सकते हैं, एनलाइटनमेंट की तरफ जा सकते हैं, कम्यू में इतने लोगों ने इतनी भारी तादाद उनको फॉलो किया, तो क्या कभी वहां उनके फॉलोअर सही में एनलाइटेंड हुए? क्या कोई कभी चर्चा में आइडेंटिफाई हुआ कि दिस पर्सन गॉट एनलाइटेंड पोस्ट ओशो इन द कम्यू? बहुत ही कम, बहुत ही कम. इनफैक्ट मैं एक को मिला था, स्वामी योगतीर्थ को, जो उनके साथ थे, लेकिन वो किसी और के साथ भी थे और वो एनलाइटन जरूर हुए, और ऐसे बहुत ही कम लोग थे.
तो ऐसा कोई रेशियो बहुत हाई नहीं था कि जो रेशियो एक ऑर्डिनरी स्पिरिचुअल आश्रम में मिलता है लगभग वैसा ही रेशियो था कि उनकी टेक्निक्स की वजह से रेट बढ़ गया हो और स्पिरिचुअल एफर्ट की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई हो, ऐसा कुछ था नहीं. सो वेरी फ्यू एक्चुअली गॉट देयर. हाँ, अगर आप ये कहते हो क्या क्वालिटी ऑफ लाइफ लोगों की बढ़ी, आई वुड से यस, वो बहुत ही मैसिव लेवल पे हुआ कि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ लोगों की बाहर होती उसके हिसाब से कॉम्बिन में बहुत अच्छी थी, नॉट ओनली मटेरियली इवन स्पिरिचुअली. सो एनलाइटन तो कम लोग हुए, बहुत ही कम लोग हुए, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ और स्पिरिचुअल प्रोग्रेस बहुत ही परवेजिव लेवल पे काफी अच्छा था. And they are living, even today they are living a life much better than they would have lived if they are not come in contact with Osho. So ये एक फायदा था. एक और चीज थी, कई लोग जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम लेके आए थे उनमें से कई लोगों को हीलिंग काफी हुई, नॉट दैट रूट से ठीक, बट हीलिंग काफी हुई. So that was another part of it, and the whole part, overall part of it was everyone celebrated life very well. तो अगर बोल लिया जाए लाइफ का सेलिब्रेशन, तो वो तो उन्होंने पूरी तरीके से फुलफिल किया, उसमें तो कोई वो नहीं था. सो आई थिंक इफ यू आस्क द क्वेश्चन वाज इट वर्थवाइल टू गो, आई थिंक फॉर मोस्ट पीपल द आंसर इज यस. सो बीइंग अ साइकोएनालिस्ट, क्या आपको ओशो कम्यून में कोई परवेजिव पैथोलॉजी नजर आती है कि वहाँ पे किस टाइप के लोग टिपिकली जाते हैं? जैसे हर एक कल्ट होता है, हर एक उसमें, और पैथोलॉजीज उसके नीचे हिडन होती है. सो एज एन एक्सपर्ट फ्रॉम साइकोएनालिसिस, हाउ डू यू सी ओशो कम्यून पीपल? पहले तो डिस्क्लेमर दूंगा कि होमो सेपियंस सोपियंस सेपियंस जो है वो एक्चुअली होमो सिक्यूलस सिक्यूलस, वी आर अ सिक्स स्पीशीज, राइट? सो वी आर अ सिक्स स्पीशीज एंड देयरफॉर most of us are sick to different extents. So I would not use it as a stick to beat them with, but ये बात सही है कि सारे स्पिरिचुअल कम्युन में कोई ना कोई पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ पैथोलॉजी ज्यादा अट्रैक्ट होती है, बेस्ड अपॉन द टाइप ऑफ मास्टर यू हैव एंड द टाइप ऑफ ideas he puts forward and the type of techniques he uses and the kind of lifestyle at his ashram. इसके बेसिस पे पर्टिकुलर टाइप के लोग पर्टिकुलर आश्रम की तरफ अट्रैक्ट होते हैं. ये एक फैक्टर तो रहता ही, अपार्ट फ्रॉम द स्पिरिचुअल पार्ट जो सेकंड पार्ट है उसका. तो अगर आप ओशो कॉम्बिन में देखो और स्पेसिफिक पैथोलॉजी की बात करो तो यू विल सी अ सब्सटेंशियल प्रेजेंस ऑफ जो लोग बाइपोलर है, नार्सिसिस्टिक है और बॉर्डर लाइन है. ये आपको काफी ज्यादा प्रोपोर्शन में मिलेंगे, हिस्ट्रियोनिक भी मिलेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा आपको ये सब मिलेंगे. सो नार्सिसिस्ट, बाइपोलर, बॉर्डर लाइन, हिस्ट्रियोनिक, ये काफी ज्यादा परसेंटेज में आपको मिलेंगे. इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्या वो सब हील हुए? नहीं. मैं कई लोगों को जानता हूं जो बरसों से पहले भी बॉर्डर लाइन थे, बाइपोलर थे, अभी भी हैं, और डिनाइल में लगे हुए हैं कि किसी तरह से कोई टेक्निक मुझे ठीक कर दे, कि मास्टर्स ग्रेस, मास्टर्स मैजिक और सम टेक्निक मैजिक दैट ऑफ मैजिक, magic of some technique which is prescribed will heal, and they avoid real difficult therapy. So कई बार स्पिरिचुअलिटी एक डिफेंस बन जाता है साइकोथेरेपी के साथ. सो ये पैथोलॉजी वहां पे सबसे ज्यादा है. सो फिर भी इतने लोग उनको फॉलो करें, so what was so special about Osho? Rather, I would say, what is the USP which fetched him so many people? It just cannot be the pathology seeking omnipotence. It cannot be just a new concept itself. There was much more. What was that much more in Osho? He rose up like a sun with freshness in the spiritual area. कि उनके अंदर एक
ओरिजिनलिटी थी, एक फ्रेशनेस थी, एक सेलिब्रेशन था और एक स्पिरिचुअलिटी थी, उसका एक जो मिक्सचर था विद अ कंटेम्प्ररी ओरिएंटेशन, ये लोगों को अट्रैक्ट करता था। उनका इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी, उनका आर्टिकुलेशन अट्रैक्ट करता था, और उनके मेडिटेशन का जो एक्सपीरियंशियल अनुभव था वो लोगों को अट्रैक्ट करता था। और वो जब ऊपर आए थे तो पीपल वर लुकिंग फॉर समथिंग विच इज profound, meaningful, at the same time celebrated. Because अब तब एक स्प्लिट था कि either you go towards celebration or you go towards something profound and meaningful. You cannot have two together. If you celebrate, it has to be something frivolous. तो वो जो था कि a profound celebration, कि जहां पे profoundness है, डेप्थ है, ग्रेविटी है, मीनिंग है, और सेलिब्रेशन भी, और आपको किसी चीज को नो नहीं कहना है टू गो इनटू स्पिरिचुअलिटी। इनफैक्ट आपको दोनों को कॉम्बो करना है, और कोई बंदिश नहीं है, यू आर कंप्लीटली फ्री। सो दिस वाज लाइक अ रिवॉल्यूशनरी कॉल एंड like a dream come true for many young people, especially those very well educated. तो उनका reinterpretation of the ancient texts, उनका concept of enlightenment कि there is hope, there is a solution, because people were completely pessimistic, cynicism छा गया था कि there seems to be no way out of the human problems, either at the individual level or at the global level. So here came a person who said, there is a problem, there is a way out. The way out is enlightenment. And the path towards is Buddha, the Zorba brand of spirituality. And on the path, these are the techniques and tools I give you. And I reinterpret the scriptures and the masters for you. And I do it in a celebratory, humorous, light-hearted way. You don't have to be heavy and artificial. You can be yourself and simple. So ये काफी चीजें थी जो उस डार्क एज में, कंफ्यूज्ड एज में, एक डायरेक्शनलेस एज में, it came out like a sun, like a star, for many people to give direction, purpose, meaning and everything. So apart from the celebration, apart from the sexuality, everything, ये बहुत ही important component था for everyone. और ओशो के अंदर जो स्पेशल था वो था एक emptiness और एक celebration उनके अंदर, which you could feel. People say, I have not been there, but people said, being with him, you could sense that depth, that emptiness and the celebration. और दूसरी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी कि usually when you start going deeper into celebration, three things come up. One is monotony, second is envy, and the third is fragmentation anxiety, and the fourth is survival anxiety, which somehow convince you not to go further into celebration. Osho had virtually conquered all the food, or because of that, he was able to almost endlessly get into celebration. So the capacity for celebration, अगर बात करें, I don't think anybody nears him in the capacity to celebrate. ये सब चीजें जो थी जो बहुत ही स्पेशल थी ओशो। So was there a reconsideration towards the end of his life? I think so, for a short time. Because पहले ओशो कहते थे, the questionnaire is finished and the questions are finished. उसके बाद जो मैंने कहा कि उन्होंने ये मान लिया था कि जो जिसको वो एनलाइटनमेंट कहते थे वही चीज है और वही तक पहुंचने के सब रास्ते हैं, दूसरा कुछ है नहीं, और जो सब लोग कहते थे वो उन्होंने एक्सपीरियंस कर लिया है, सो ओवर। लेकिन दो चीजें थी कि when he had to come back from Oregon and when he had to give up बहुत ही इनिशियल एरिया स्टेज में, भारत के जलते प्रश्न के स्टेज में, he had to give up the revolution movement that he wanted something to happen. One thing was very clear कि जो विज्ञान की कमी थी और जो पावर की कमी थी
that was one element which somehow in the back of his mind it remained. The second was when she read Sri Aurobindo, for a moment there was doubt that maybe what he says is true. True. But उसके बाद ये हुआ कि उनका जो बेसिक मानना था कि नहीं ये सब ठीक है, फाइनली तो वही स्टेट है और वो मुझे मिल गया, आई एम डन. So that re-established himself. So doubts did surface कि जो मेरा ज्ञान का रास्ता है वो काफी नहीं है, विज्ञान भी चाहिए फॉर पावर. 1 2 जो मेरा रास्ता है सोशल ऑर्गेनाइजेशन का वो सस्टेनेबल नहीं है, probably it requires more complicated reorganization where this can be a part of a larger organization. वो रह गया. और तीसरा था ये वाला कि टेम्पररी बिलीफ के मे बी व्हाट श्री अरबिंदो सेज इज करेक्ट. सो 3 रिकंसिडरेशन जरूर आए थे बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, बट ही पुट इट असाइड सेइंग कि नहीं फाइनली वही है गोल जो मुझे मिल गया है, आई एम डन. सो ये उस तरह का एक शॉर्ट लिव्ड रिकंसिडरेशन था व्हिच ही पुश्ड असाइड एंड ही केम बैक टू हिज ओरिजिनल कंक्लूजन कि व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड इज ऑल देयर इज. We also see strikingly जैसे जितने भी इससे पहले एनलाइटेंड लोग हुए हैं उन्होंने हमेशा एनलाइटनमेंट का रास्ता इंडिविजुअल का रास्ता बताया है, that you do it in solace, while he says that you do amidst of everything. And also he got the concepts of group meditations, group therapy kind of माहौल जहाँ पे सब एक साथ catharsis कर रहे हैं, एक साथ सब कुछ कर रहे हैं. Then how it is different from that concept जहाँ पे इंसान सिर्फ सेल्फ पे काम करता है. Of course एक आपको एक कैटलिस्ट का फायदा होता है वो आसपास के माहौल से और सिमिलर लाइकिंग और थॉट प्रोसेस के लोगों से. Why he chose this grander groups than going solo? What do you feel? Yeah, there are 2-3 reasons for it. The first is the mutuality helps in mutual progress. In a group, you always learn from others, you get some light from others. कि कोई चीज आपको पता नहीं किसी और को एक्सपीरियंस हुई. You get solutions from others. You can also share your solutions with others. 1 2 इंडिविजुअल साधना में ये होता है कि इंडिविजुअल लेवल पे जो अटेनमेंट होता है, कई बार जब उसको ग्रुप में प्रैक्टिस करना होता है तो ग्रुप का जो फियर और शेम होता है वो इनहिबिट कर देता है आपको. तो पहले से अगर आपने ग्रुप में सब कुछ किया है तो वो पार्ट प्रॉब्लम नहीं करता, इट्स ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ. Okay. सेकंड पार्ट. थर्ड पार्ट है one enlightened person or one advanced person can provide guidance to more people in a group than individual one-to-one basis. So एक प्रैक्टिकल बात है कि एक एनलाइटेंड आदमी कितने आदमियों को हेल्प कर सकता है तो ग्रुप में ज्यादा कर सकता है. वो तीसरा था. चौथा था कि कई बार इंडिविजुअल इनहिबिशंस भी इंडिविजुअल लेवल पे अकेले में भी आते हैं, लेकिन वही इनहिबिशंस ग्रुप में चले जाते हैं जब कलेक्टिव कैथारसिस हो रहा है. कि वही आदमी को कमरे में बंद कर दो तो शायद वो कैथारसिस ना कर पाए, और उसी को अगर ग्रुप में रख दो और सबको देख रहा है तो शायद वो कर पाए. सो कैथारसिस में भी एक हेल्प होता है उसमें. और पांचवा ये था कि इंडिविजुअल साधना की मनाही नहीं थी, बट वो एड ऑन था सोशल. तो यहाँ ये भी करो और वो भी करो. सो इट वाज एन एंड सिचुएशन, नॉट एन और सिचुएशन.